हेलो बॉयज़, आपका आज फिर स्वागत है पैसे बॉयज़ के तीसरे दिन के भाग में। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्यों के बारे में पढ़ा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जिनकी पहचान वो V1 से शुरू होते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, हम उनका पैसिव बनाते हैं। तो हम किस प्रकार से उन्हें पहचानते हैं, कौन सी चीज़ हमें हटानी होती है और कौन सी चीज़ें हमें आगे लगानी होती है ताकि हम उनका पैसिव बना सकें। हम देखते हैं, आपके सामने एक सारणी बनाई हुई है, आप इसे देखें एक बार। आप देख रहे हैं यहाँ पहचान हमने जो आपके लिए लिखी है कि वाक्य का भाव में यदि निवेदन का भाव आए तो आपको पहचान वहाँ प्लीज़ या काइंडली मिलेगी। आपको हटाने के लिए केवल उस प्लीज़ और काइंडली को हटाना है और वहाँ प्लीज़ काइंडली हटाने के बाद वाक्य में शुरुआत यू से करनी है और यू आर रिक्वेस्टेड और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे टू से जोड़ देना है और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपसे हमने कहा प्लीज़ सिट डाउन, और प्लीज सिट डाउन में आपने देखा कि यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस के लिए बनाने के लिए एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें प्लीज और काइंडली आए। तो हम देखते हैं निवेदन का भाव होने के कारण हमने प्लीज और काइंडली को हटा दिया है और पैसिव जब बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वापस इसके साथ जोड़ते हुए और इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह यदि मना करने का भाव आए तो वहाँ में डू नॉट या डोंट इसकी पहचान मिलेगी और हम इसको वहाँ हटाते हुए वहाँ उसके प्रारंभ में यू आर फॉरबिडन टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि डोंट मेक ए नॉइज, आप देख पा रहे हैं कि वहाँ डू नॉट हमने हटाया है तो इसके प्रारंभ में मना करने का भाव आ रहा था, इसलिए हमने डू नॉट को हटाया और इसके प्रारंभ में पैसिव में यू आर फॉरबिडन टू का प्रयोग किया है और इसको वहाँ पर हमने वापस लिख दिया है। यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज। इसी तरह हम देखते हैं यदि सलाह का भाव आए तो हम यहाँ पर यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। कई बार सलाह के भाव में वाक्य दिया नेवर से शुरू दिया जाता है, जैसे नेवर टेल ए लाई। हमने इस पैसिव वॉइस में देखा कि नेवर यहाँ पर सलाह का भाव दिया है, लेकिन हम नेवर को हटाते नहीं हैं, हमने एक स्थान खाली छोड़ा है, अर्थात हम नेवर को नहीं हटाते हैं। नेवर केवल एक इंडिकेट करने के लिए आता है कि यहाँ पर सलाह का भाव एडवाइज आया है, इसलिए हम पैसिव वॉइस निर्माण करते समय यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम टू के बाद B1 टेल को जोड़ना चाहते हैं और टू के बाद B1 जोड़ने के भाव में नेवर शब्द को हम टू से पहले लिख देते हैं, नेवर टू टेल ए लाई। इसी तरह जैसे हमने देखा यहाँ नेवर शब्द हट नहीं सकता क्योंकि नेवर नकारात्मक तो है लेकिन नॉट के रूप में सहायक क्रिया के साथ नहीं है, ये स्वच्छंद है, इसलिए हम इसे हटा नहीं सकते, इसलिए हम इस ऐसे शब्दों को टू से पहले लिख देते हैं। अगर हमारा इस तरह आए वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, तो हम ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं यहाँ सलाह भी है और आदेश भी है, तो हम किसी का भी रूप ले सकते हैं और इसका पैसिव बना सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। लेकिन अगर हम इसे सलाह का भाव ना लें और आदेश का भाव लें तो यही सेंटेंस यहाँ हमारे पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद जैसा भाव अगर आए, पूछने का भाव आए, आदेश का भाव आए, सलाह का, तो इनमें हमें कुछ हटाना नहीं है, तो यू आर ऑर्डर टू और बाकी का हमारा जो सेंटेंस दिया गया है पेपर में हम उसे वापस लिख दें, वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। हम यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारी सलाह भी है और ये हमारा आदेश भी हो सकता है। हमें पेपर में
आदेश का भाव हो तो वो लिखा मिलेगा, शलाका भाव हो तो वो लिखा मिलेगा। और पेपर में हमें बोर्ड पेपर में इतना भाग लिखा होता है, उसके बाद हमें जोड़क शब्द का प्रारंभ करना है और वहाँ पूरे वाक्य को लिख देना है। इसी तरह हम यदि देखें तो यहाँ पर यदि हम देखें कि हमें केवल गो मिल जाए, आपको एक सेंटेंस मिल गया गो, तो आप यहां पर आपसे सामने वाला व्यक्ति कह रहा है तो अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए यू आर आस्क्ड टू गो, अर्थात यहां पर प्लीज काइंडली का भाव नहीं है तो निवेदन का भाव नहीं हो सकता, डू नॉट नहीं है तो डोंट के भाव में फोरबिडन का भाव नहीं हो सकता, सलाह के लिए कोई शब्द नहीं है, केवल क्रिया है। और क्रिया में जब हमें कोई भाव महसूस ना हो तो हम वहां पर आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं, तो यू आर आस्क्ड टू और फिर वहां पर गो। लेकिन यदि लेट्स या लेटस आए तो लेट्स के भाव में या लेटस के भाव में हम देखते हैं कि यहाँ में V1 दी जाती है और वहाँ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते समय हमें लेट्स का भाव आने पर इनको हटाना है और हटाकर इनके प्रारंभ में यू आर सजेस्टेड टू का प्रयोग करना है। और इस तरह से हमने यहाँ लेट्स हटाया और यू आर सजेस्टेड टू का हमने प्रयोग किया। हमारे बचा हुआ जो सेंटेंस है हम उसको वापस आगे जोड़ देते हैं और इस तरह से इसके पैसिव का निर्माण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ये भाव एक साथ भी आ जाते हैं, अर्थात दो दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है कि उसने पहले और दूसरे वाक्य को एक साथ जोड़ दिया या दूसरे और तीसरे को एक साथ जोड़ दिया या दूसरे और चौथे को एक साथ जोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आधा भाग हमें बना हुआ दिखाई देता है और आधा हमें बनाना पड़ता है। तो किस तरह से, जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया जाए कि डोंट मेक ए नॉइज प्लीज, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डोंट मेक ए नॉइज के भाव में डोंट मना करने को भाव को दर्शा रहा है और प्लीज यहाँ निवेदन के भाव को दर्शा रहा है। दो भाव एक साथ आने पर हम डू नॉट को नॉट में बदल देते हैं, डू नॉट को हम नॉट में बदल देते हैं, बाकी का हम जो भाव दूसरा है उसको पहले वरीयता देते हैं। आपको बोर्ड के पेपर में ये वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। तो वहाँ पेपर में आपको जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, चूंकि डू नॉट को हमने नॉट में बदला इसलिए जोड़क शब्द टू इसके बाद और बाकी का सेंटेंस मेक ए नॉइज। आप देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, आपको वहाँ इसकी एक मेथड के अनुसार निवेदन का भाव आने पर प्लीज काइंडली को हटाकर वहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। मना करने का भाव आए टू डू नॉट या डोंट से को हटा करके यू आर फोरबिडन टू का प्रयोग करना है। सलाह का भाव आने पर आपको हटाना नहीं है लेकिन यू आर एडवाइस टू इसके प्रारंभ में लगाना है। आदेश का भाव आने पर यू आर ऑर्डर टू का भाव लगाना है। पूछने का भाव जब केवल आपके पास क्रिया हो और कोई भाव स्पष्ट नहीं हो पाता हो तो आप यू आर आस्क्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स या लेट्सर्स का भाव आ जाए और आप उसे हटाकर वहाँ यू आर सजेस्टेड टू का प्रयोग प्रारंभ में कर बाकी को पुनः बना दें। एक मिनट आगे देखिए, अगला नियम है हमारा लेट वाले पैसिव। जैसे कि आप सभी जानते हैं लेट के वाक्य हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। लेट वाले वाक्यों की एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अनुसार हम पैसिव रूपांतरण करते हैं। लेट वाले वाक्य अपने साथ या तो संज्ञा शब्द लेकर आते हैं या सर्वनाम का कर्म लेकर आते हैं। लेट वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम लेट को निम्न तरीके से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेट के स्थान पर लेट का प्रयोग करते हैं।
कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर लाते हैं। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदल जाता है। उसके बाद लेट वाले वाक्य के भाव में यहाँ बी का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की यहाँ थर्ड फॉर्म प्रयुक्त की जाती है और नाउन या उसको बाई प्लस नाउन या प्रोनाउन के कर्म में वापस बदल दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि लेट को वापस लेट में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया। लेट के भाव में यहाँ बी का प्रयोग किया गया है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला गया है और नाउन या प्रोनाउन के कर्म को बाई के साथ अंत में लिख दिया गया है। हम उदाहरण से समझें, लेट हिम रीड ए बुक। हम देखते हैं कि यहाँ लेट का एक वाक्य दिया गया है। हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें जो लेट दिया गया है हम उसे वापस प्रारंभ में लिखते हैं। हमारा जो कर्म है हिम, क्रिया रीड और जो हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट है ए बुक। हमारा हिम प्रोनाउन का कर्म है, ये कर्ता का रूप है। जब ये वापस हम पैसिव में बदलेंगे तो ये कर्म के रूप में चला जाएगा। हम इसको रूपांतरण करते हैं। लेट के स्थान पे लेट, कर्म हमारा यहाँ पर ए बुक। उसके बाद बी रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, रीड रेड रीड। उनका उच्चारण भिन्न है अन्यथा फॉर्म एक है, रीड रेड रीड। यहाँ हिम को हम वापस बाई के साथ प्रोनाउन के कर्म के रूप में लिखते हैं। चूंकि ऊपर फुल स्टॉप है हम भी फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ आपको यहाँ नकारात्मक या सहायक क्रिया रूपांतरण हो तो भी आपको ये ध्यान रखना है, नकारात्मक होने पर हम बी के साथ नॉट बी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण समझा रहे हैं, लेट हर नॉट डांस सिंग ए सॉन्ग। अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो हमने देखा लेट का लेट, हर हमारा यहाँ सर्वनाम का कर्म है, नॉट नकारात्मक रूप है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है और ए सॉन्ग कर्म है। ए सॉन्ग को हम आगे लाए, लेट ए सॉन्ग, नॉट का नॉट, लेट के कारण हम पैसिव में बी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग और हर का हमने यहाँ बाई हर। यदि हमें सर्वनाम रूपी कर्म दिया गया है तो हम उसे कर्ता में नहीं बदल सकते, हमें वापस कर्म में ही लिखना होगा। चाहे वो हिम हो, हर हो, मी हो, अस हो, यू हो, देम हो या अन्य। इसी तरह हमारे पाठ्यक्रम में डबल ऑब्जेक्ट वाले भी पैसिव है, डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव। डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर दो कर्म, एक सर्वनाम रूपी कर्म जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इनमें सारे प्रोनाउन आते हैं जैसे कि मी, अस, यू, देम, हिम, हर तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिन्हें हम कहें तो इनमें कोई संज्ञा शब्द वहाँ प्रयुक्त होता है। हम दोनों विधियों से इसके पैसिव बना सकते हैं। पेपर में दिए गए ऑप्शन के आधार पर हम इनका चुनाव करते हैं। बोर्ड के पेपर में हमें कर्म परिवर्तित करके दे दिया जाता है, हम उसके आधार पर वहाँ पैसिव का निर्माण करते हैं। जैसे द कलेक्टर रिवार्डेड मी ए प्राइज। हमने देखा हमें यहाँ वाक्य में एक जो दिया गया है इसमें एक नहीं दो कर्म दिए गए हैं। कलेक्टर कर्ता है, रिवार्डेड क्रिया है और मी यहाँ सर्वनाम रूपी कर्म है और ए प्राइज यहाँ संज्ञा शब्द रूपी कर्म है। जो सर्वनाम रूपी कर्म होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं और वो जो संज्ञा रूपी कर्म होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं।
हम जब पैसिव रूपांतरण कर रहे हैं तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं। यदि हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के देखते हैं। तो हमने मी को बदला आई में, रिवार्डेड V2 है। V2 जैसा कि आप सभी जानते हैं वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रूपांतरित होती है। तो यहाँ आई के संग वॉज, रिवार्डेड की थर्ड फॉर्म रिवार्डेड। हमारा जो अंतिम कर्म बचा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ए प्राइज, और जो कर्ता बचा हुआ है उसे बाद में बाय द कलेक्टर। इसी तरह अगर हम देखें हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनवाना हो तो हमारा थोड़ा परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुख्य कार्य जो था उसे हम हटा रहे हैं, उसके स्थान को परिवर्तित, तो हम उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे आप यदि ए प्राइज से बनाते हैं तो ए प्राइज V2 दी गई है जिसे हम बाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो वाज, रिवार्डेड की थर्ड फॉर्म रिवार्डेड। लेकिन हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर्वनाम रूपी कर्म से पहले टू का प्रयोग करना होगा, टू मी, और जो हमारा कर्ता बचा हुआ है कलेक्टर उसे हम बाय द कलेक्टर के रूप में वापस लिख देंगे और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बन जाता है। ये सब कुछ हमारे वहाँ वाक्य में दिए गए ऑप्शन पर निर्भर करता है। बोर्ड के पेपर में हमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किस तरह से बनाना है ये वहाँ उस स्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ हम किस प्रकार से इसे बना पाते हैं। क्या हमें ये विकल्प में दिया गया है, ये बाकी का स्थान रिक्त होता है और दिए गए कर्ता से ही हम पहचान कर पाते हैं कि यहाँ कौन सा बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। इसी तरह वहाँ हमारे एक और उदाहरण है जिसे हम आपको अब समझा रहे हैं। देखिए अगले नियम में यदि हमारे पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्फिनेटिव रूप आए तो हम उसका पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव रूप आने पर हम उसका पैसिव नियम अनुसार वैसे ही बनाते हैं, केवल यहाँ रूपांतरण करने के लिए जो टू होता है वापस टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में से वापस रूपांतरित कर दिया जाता है। अर्थात हम वापस समझें, टू को टू के स्थान पर टू के बाद बी और B1 वहाँ पैसिव वॉइस नियम अनुसार थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। ऐसा स्थिति होता है, कई सहायक क्रिया ऐसी हैं जो अपने साथ टू लगाकर एक निश्चित मॉडल का प्रयोग करती हैं। जैसे हम उदाहरण से समझा रहे हैं, सीता हैज़ टू कुक फूड फॉर द गेस्ट। हमने इस वाक्य में देखा कि हमारे पास सहायक क्रिया तो हैज़ थी लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं थी और हमें इन्फिनेटिव रूप दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें टू प्लस B1 इन्फिनेटिव रूप दिया गया है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस बनाते समय हम टू के स्थान पे टू के बाद B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। कर्ता देखा सीता, क्रिया कुक, कर्म फूड। पैसिव वॉइस रूपांतरण करते समय फूड भोजन एक वचन होता है, इसलिए सहायक क्रिया हैज़, टू का टू के बाद बी, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, बाई सीता। जैसा कि हम जानते हैं नाम का अक्षर कैपिटल लिखा जाता है तो हम इसे कैपिटल लिख सकते हैं, अर्थात हम सर्वनाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। सीता महिला होती है और महिला का कर्म वहाँ हर होता है, तो बाई हर फॉर द गेस्ट। इसी तरह एक और उदाहरण, यदि पेपर में हमें गोइंग टू का रूप दिया जाए तो वो भी हमें इसी तरह से बनाना है। गोइंग का गोइंग, टू के बाद वही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
क्योंकि गोइंग टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो हम इसे भी इसी तरह से बनाते हैं। जैसे गोइंग, तो गोइंग टू का टू के बाद बी, और B1 वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। यू आर गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स। हम इस वाक्य में देख रहे हैं हमें एक्टिव वॉइस दिया गया है और इसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यू का जो हमारा कर्ता है इसे हम कर्म के स्थान पर गोइंग टू टीच मुख्य क्रिया है और स्टूडेंट हमारा मुख्य कर्म है। गोइंग टू एक एज ए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में ये पूरा की पूरा प्रयुक्त होता है। हमने यहाँ रूपांतरण किया, स्टूडेंट्स कर्ता के स्थान पर लेके आए, बहुवचन शब्द था, इज़एमआर का इज़एमआर, गोइंग का गोइंग, टू का टू के बाद बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, यू का बाय यू और अंत में फुल स्टॉप। कई बार हमने देखा होगा कि वहाँ हमारे ऐसे शब्द भी आते हैं जिन्हें हमने आज तक नहीं पढ़ा। जैसे आपने अगर देखें रेस्पेक्टेड योर एल्डर्स, ऐसे वाक्यों में आपने देखा होगा और आपको कई बार वहाँ सलाह का भाव यू आर एडवाइज टू देखने को मिला हो। अगर आपको पेपर में इतना मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट सम्मान सूचक शब्द है, सलाह भाव दिया जा रहा है, भाव आपको कोई सा भी पेपर में दिया जाए आपको देखना है ये B1 से शुरू है, हम इसलिए यहाँ पर टू और वापस B1 के भाव में इसे पुनः लिख देते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट लिख के अपनी राय बताइए, जो टॉपिक समस्या आती है बताइए। थैंक यू।